यस सर जी, पहले ही क्लास और वो क्लास ले लेना लोकेश। अब एपीओ का फॉर्म भी नहीं भरा है तो भी वो क्लासेस अटेंड कीजिए आप, वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्लास लीजिए, वो क्लासेस जो हैं वो थोड़ी सी हेल्पफुल है। ललिता, मीनू, लोकेश, वो क्लास जो है वो थोड़ी हेल्पफुल है आपको। जनरली बात में ये नहीं कह रहा कि इस बैच में तो सब्जेक्ट आएगा ही, लेकिन अब आएगा कब आएगा पता नहीं है, लेकिन हम छोटे मोटे एग्जाम के फॉर्म तो भरेंगे ही। टेलीग्राम पे मैं टेलीग्राम पे जो भी नई वैकेंसीज आती है लो रिलेटेड, मैं उसको डाल रहा हूँ। टेलीग्राम का ग्रुप है अपना, अभ्युत्थान करके सर्च कर लेना और उसको फॉलो सब्सक्राइब जो भी होता है ना, क्या होता है वहाँ पे ज्वाइन होता है ना, हाँ ज्वाइन कर लेना उस टेलीग्राम ग्रुप को। वहाँ पे मैं सारी वैकेंसी डाल रहा हूँ। अब रेलवे में वैकेंसी आने वाली है 100+। रेलवे में लो ऑफिसर की वैकेंसी आ रही है। अब एविडेंस तो कब होगा जब होगा, लेकिन सर अगर मान लीजिए रेलवे की एग्जाम आ गई और रेलवे में लो ऑफिसर की पोस्ट बहुत अच्छी है, मान लीजिए वो एग्जाम अगर आपको देके क्रैक करनी है तो सिंपल से आपके पास एक ही सॉल्यूशन है कि उसमें एविडेंस तो आएगा ही, तो आपको वो एक्ट आना चाहिए। टेक्निकली बात ये है, तो जब ये इस बेस में तो सर जैसे चलेगा वैसे चलेगा ना। 15 महीने में बोला है तो 15 महीने में सारे सिलेबस होंगे, लेकिन समय तो लगेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वैसे भी हम 1-2 महीना पीछे हो गए इस बैच में, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा प्रीलिम्स आ गया था तो इस बैच को महीना 1.5 महीना क्लास बंद करनी पड़ी थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इवनिंग में एविडेंस हो रहा है। और अभी एक्साइज एक्ट चल रहा है, एक्साइज एक्ट की ऑलमोस्ट आप मान लीजिए इस वीक में एक्साइज एक्ट खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीक से सीआरपीसी स्टार्ट हो जाएगा इवनिंग वाले बैच में। उसमें अराउंड में 60 to 70 लेक्चर्स लूंगा। तो आप समझ लीजिए कि कोर्स बहुत लेंथ पे चल रहा है और आप इस बात को इंश्योर कीजिए कि कोई भी एग्जाम आए, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एग्जाम आए, हमें उसमें लगना है। और लग तभी पाएंगे आप उस एग्जाम को, क्रैक तभी कर पाएंगे जब आपके सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़े हुए हों। इसलिए जो इवनिंग में जो चल रहा है उसको प्लीज इग्नोर मत कीजिए। बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं अभी। मैं ये नहीं कहता कि देखिए जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं जुडिशियल सर्विसेज में, इन बच्चों में जितने भी बच्चे जुडिशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन देते हैं, इन बच्चों में 90% बच्चों को ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस पे रहता है सर? उनका उनका सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस रहता है आरजेएस जो है जुडिशियल सर्विसेज पे। जो भी बच्चा तैयारी करता है 90% बच्चा ये सोचता है कि आरजेएस कब आ रहा है, आरजेएस ही बनना है, आरजेएस की तैयारी करनी है। 10% बच्चे वो होते हैं जो छोटी मोटी कोई सी भी जॉब पकड़ के निकालना चाहते हैं एग्जाम। आरजेएस आएगा तो देखेंगे। इसमें बैंक से भी हो गया या फिर कोई सी भी पीएसयू की तैयारी आप कर रहे हो या कोई सी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जॉब आ रही है। अभी 7-8 पोस्ट मैंने वो करी है गवर्नमेंट जॉब्स, उसमें देखना टेलीग्राम ग्रुप पे, देखा आपने? देखना उसमें, तो आप लोगों को थोड़ा पता लगेगा कि मैं क्यों फॉर्म भरने के लिए कह रहा हूँ। देखो कुछ की लास्ट डेट शायद 30 ही है। 30 तारीख कब है? पोस्ट डाली है मैंने, उसमें देखना आप लोग, तो प्लीज देख के रहा कीजिए और अपडेट रहा कीजिए। आपको नौकरी लगानी है वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन नौकरी तभी लग पाएगी जब आप फॉर्म भरेंगे, उसको देखेंगे। बहुत सारे एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसके फॉर्म निकले हुए हैं अभी, और इनमें ज्यादा लोग अप्लाई नहीं करते क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता कि ये वैकेंसी कब आई कब चली गई। लो में सर ऐसा है कि आधी वैकेंसी का तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये वैकेंसी कब आई। जो वैकेंसी छुपी हुई रहती है मैं उनका वैकेंसी उसमें डालता हूँ। ठीक है, वो वैकेंसी जिनका कोई पता नहीं है कि लो डिपार्टमेंट की वैकेंसी आ रही है, या वो वैकेंसी जो किसी इंटर डिपार्टमेंटल हो रही है। देखिए लो डिपार्टमेंट में दो तरह से रिक्रूट किए जाते हैं, एक तो बाई एग्जामिनेशन के थ्रू किया जाता है और दूसरा डेपुटेशन पे किए जाते हैं। अब डेपुटेशन पे अगर आपको लगना है तो डेपुटेशन के लिए भी कम से कम कहीं ना कहीं तो आपको जॉब करना है, वो होना चाहिए। कुछ डिपार्टमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल को एज ए डेपुटेशन ट्रीट करके दूसरे डिपार्टमेंट में हायर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक डिपार्टमेंट टू गवर्नमेंट, मैं रिक्रूटमेंट नहीं कराता हूँ, सुनिएगा बात। मान लीजिए मैं अपने डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट नहीं करा रहा हूँ, लेकिन मैं रिक्रूटमेंट तो नहीं कराता, पर साथ में ही क्या होता है सर, मैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, जैसे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पे जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, साल भर का एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं उनको अलाउ कर देता हूँ कि आप लोग भी आ सकते हैं। बस आपने जो डिपार्टमेंट है उसका एक वो लेके आना पड़ेगा आपको लेटर की आप इम्प्लॉई हो वहाँ पे, फिर आपको अलाउ कर देते हैं। एक वैकेंसी आई थी लॉ सेक्रेटरी की, किसी वैकेंसी आई थी लॉ सेक्रेटरी की, आज के 2-3 साल पहले की बात है। और उसमें क्या हुआ, उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, वर्किंग एक्सपीरियंस, पर उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि आप एडोक पे हो या फिर परमानेंट पोस्ट पे हो।
तो मेरे एक फ्रेंड है दीपेंद्र, और वो क्या वो पेटेंट ऑफिस में जॉब कर रहे थे ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल में, जो अपना नोएडा में ऑफिस है, गुड़गांव में ऑफिस है पेटेंट का। वो वहाँ पे काम करते थे और उन्होंने पेटेंट के लॉ फर्म्स में भी काम किया हुआ था। उन्होंने भी वो यूपीएससी की लॉ सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर दिया, आईएएस इक्विवेलेंट पोस्ट थी वो। तो तुमको लगता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल में जाना ठीक नहीं है, तो उसका भी मैं बताता हूँ। अगर आपकी उम्र 25-26 तक है तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल में जाइए और एक्सपीरियंस गेन कीजिए। वो यूपीएससी की जो वैकेंसी थी उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, उसमें ये नहीं लिखा था कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल हो, एडो हो, कौन सी पोस्ट, बस आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रेपुटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उस आदमी का था। उस पोस्ट के लिए बहुत सारे बैंक ने भी अप्लाई किया था। किसने अप्लाई किया था? बैंक के ऑफिसर्स ने भी अप्लाई किया था, आईबीपीएस वाले जो होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली होता क्या उस वाले एग्जाम में, कि गवर्नमेंट ये कह के रिजेक्ट कर देती है कि बैंक में अगर आप जॉब करते हो तो उसको कंटिन्यूस सर्विस नहीं माना जाता, कंटिन्यूस प्रैक्टिस नहीं कंसिडर होती है। अगर आप बैंक में नौकरी करते हैं तो उसको आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस नहीं मानते हैं। बात समझ में आ रही है? आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, क्योंकि बैंक में नौकरी करना प्रैक्टिस नहीं है। तो उन सब बैंक वालों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए, और अल्टीमेटली लास्ट में सब 7-8 बच्चों के फॉर्म रह गए, और सीट एक ही थी। तो उस एक सीट पे इसका सिलेक्शन हो गया। और कभी जुडिशियल सर्विसेज की तेज से डेडिकेटली तैयारी नहीं करी उस आदमी ने। आज अंडमान निकोबार में पोस्टेड है लॉ सेक्रेटरी लग के। मतलब यूनियन टेरिटरी जितनी भी इंडिया में, वहां पे वो लॉ सेक्रेटरी है। याद रखना, आईएएस इक्विवेलेंट पोस्ट होती है। तो नौकरी क्या होती है ना सर, किसी का वेट नहीं करती। क्या हो गया? अगर आपकी उम्र कम है, अगर आप 24, 25, 26 साल के हैं, तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के लिए जा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ आप जुडिशरी में अगर आप 1-2 नंबर से रह जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं सर, तो मैं समझता हूँ, मेरा भी दर्द है आपके साथ कि हाँ यार तुमको पास होना चाहिए था, लेकिन सबका अपना अपना भाग्य होता है। मेहनत तुम्हारे हाथ में है, भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेहनत करके उसको बदला जा सकता है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, ज्यादा देर नहीं होती है। टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल है अपना, उस पर मैं रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ सारी नौकरी, और मैं खुद करता हूँ बैठ के। उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल भी होती है, उसमें गवर्नमेंट की भी होती है, उसमें सारे में पोस्ट डालता हूँ। जनरल बात क्या है कि आपको नौकरी लगनी है, और मैं वो चाहता हूँ कि आप नौकरी लग के सफल होकर बने। मेरी कोचिंग में अगर कोई बच्चा आ रहा है तो मेरा मेरा उद्देश्य यही है कि उसको नौकरी लगवाना है कैसे भी करके। अगर उस बच्चे के अंदर इच्छा शक्ति है नौकरी पाने की, नौकरी चाहने की, लेकिन किसी बच्चे के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो उनको जॉब लगना है तो मैं लगवाऊंगा। तो मैं जो फॉर्म बता रहा हूँ सब भरते रहो। लॉ डिपार्टमेंट है सर ये, इसमें समय लगता है होने में, लेकिन जब होता है तो बहुत निखर के होता है। यहाँ पे इंसान की ऊंचाई कितनी होगी इसको नापना बहुत मुश्किल है इस फील्ड में। मान लीजिए आप 2 दोस्त वकालत करने गए, एक दोस्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करता रहा, एक दोस्त हाई कोर्ट में एडवोकेसी करता रहा। किस दिन वो हाई कोर्ट पे प्रैक्टिस करने वाला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला हाई कोर्ट जज बन जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। या फिर 2 दोस्त है, एक दोस्त सिविल जज बन गया, एक दोस्त हाई कोर्ट में चुपचाप प्रैक्टिस करता रहा। आज वो 50-55 की उम्र में जाके एडीजे बनाए, डिस्ट्रिक्ट जज बनाए, और दूसरा दोस्त हाईकोर्ट जज बन गया। तो इस फील्ड की ऊंचाई कितनी होगी आपको पता नहीं है, आपकी इमेजिनेशन से भी बाहर है इस फील्ड की ऊंचाई। तो इस फील्ड का सर यही मानना है कि हार्डवर्क कीजिए बस। एग्जाम दे लिया, नहीं होता है ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं, वेल एंड गुड। आगे आगे की तैयारी कीजिए, आगे के फॉर्म आते रहते हैं। हर महीने 5-7 वैकेंसीज निकलती है, हर महीने 5-7 वैकेंसी। साल की कितनी वैकेंसीज हो गई सर? 60 से 70 वैकेंसी। अब 60-70 वैकेंसी में तुम फॉर्म भर रहे हो, कहीं ना कहीं तो सिलेक्ट हो गए ना। कहीं पे डायरेक्ट एग्जाम है, कहीं पे डायरेक्ट इंटरव्यू है। तुम देखो तुम कहाँ पे स्टैब्लिश करते हो खुद को। बात समझ में आ रही है? तो हमें मैं ये नहीं कहता कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब लग के खुश रहेंगे, मैं बिल्कुल भी उसके फेवर में नहीं हूँ। लेकिन सर कुछ वैकेंसीज आती हैं जो कि सिर्फ डेपुटेशन के बेसिस पे लेती है, और डेपुटेशन का मतलब ये होता है, देखिए आजकल बहुत सारे डिपार्टमेंट ने हायरिंग बंद कर दी है, वो सिर्फ डेपुटेशन पे लेती है। लेकिन देखिए मैंने ईडी के अंदर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अंदर काम किया है एज ए लीगल कंसल्टेंट, जिसके भी वैकेंसी आई हुई है। वो डिपार्टमेंट भी अच्छा था। वहां की नौकरी क्यों छोड़ी, मैं आप स्पष्ट कर देता हूँ सबको रीजन। वहां की नौकरी इसलिए छोड़ी मैंने क्योंकि मुझे ग्रोथ नहीं दिखता था जब मैं चेन्नई पोस्टेड था। लेकिन अगर वही मैं किसी हिंदी भाषी प्रदेश में पोस्टेड होता तो फिर मैं स्टोव को कभी नहीं छोड़ता। मेरा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, और आई वॉज रैंक 2 ऑल इंडिया, क्योंकि 6 सीटें थी उस साल जिस टाइम में सिलेक्ट हुआ था, और सारी की सारी साउथ जोन में खाली थी।
मैं किसी लैंग्वेज के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन सर हम लोग वालों का काम लैंग्वेज से चलता है, क्योंकि जितने भी ट्रायल होती है वो सब कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करती है, स्पेशल कोर्ट ट्रायल करती है, सीबीआई कोर्ट हो गई या बाकी कोर्ट हो गई। अगर मान लीजिए वहां की ट्रायल ही तमिल में चल रही, तो आप कैसे हेल्पफुल होंगे और फ्रूटफुल होंगे केस को लेके, जब तक वो केस हाई कोर्ट ना पहुंच जाए। तो फिर जब मैं अपनी कोर्ट से दूर हो जाऊंगा तो फिर मेरे उस काम में मजा नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैं सोच के ये गया था उस जॉब में, मैंने जॉब में ये सोच के अप्लाई किया था कि बीइंग ए लीगल कंसल्टेंट, जो मेरा काम होगा उसमें वो ये होगा कि मैं जाके अपियर हूं ऑन द बिहाफ ऑफ ईडी, ट्रायल कोर्ट में मेरी अपेयरेंस लगे, चाहे मैं असिस्ट करूं वहां के काउंसिल को, पर मेरी अपेयरेंस लगनी चाहिए कोर्ट्स के अंदर। मैं ये सोच के ईडी को ज्वाइन किया था, और ये होता भी है हिंदी भाषी प्रदेशों में, जो भी जहां पे भी आप हिंदी बोलते हो वहां पे होता भी है, लेकिन साउथ में पॉसिबल नहीं है और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। बाकी चेन्नई अच्छी जगह है, मुझे तो कोई दिक्कत ऐसे आई नहीं। बस छोड़ने का सिर्फ एक रीजन था कि कोर्ट में जब मैं काउंसिल के साथ, ईडी के काउंसिल के साथ अपेयर हो रहा हूँ कोर्ट के अंदर, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। बात समझ में आ गई? इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ी। बाकी लीगल कंसल्टेंट बहुत अच्छी जॉब थी, 80,000 प्लस सैलरी होती है। सीआईएसएफ सीआरपीएफ हमेशा आपके आसपास रहती है, वो हमेशा प्रोटेक्ट करती है आपको। एक सेपरेट ऑफिस मिलता है आपको काम करने के लिए, एक सेपरेट वर्क स्टेशन मिलता है, आपके नीचे 2 डीईओ होते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, वो आपके लिए कुछ भी करते हैं, वो दिन भर आपके साथ ही रहेंगे। एक असिस्टेंट भी प्रोवाइड होता है। तो बहुत अच्छी नौकरी है, 80-90 हजार के लगभग सैलरी है उसकी, और पर्क्स और बेनिफिट्स भी हैं बहुत सारे। बट द थिंग इज, क्या करोगे इस जॉब में जाके जहाँ पे दिक्कत आ रही है? तो हाँ, लैंग्वेज बैरियर है। तो सर मैं खुद कहता हूँ कि अगर आप कल को लीगल कंसल्टेंट में सेलेक्ट भी जाते हैं, तो पोस्टिंग कहाँ मिली है सबसे उस पर डिपेंड करता है। जैसे अभी कुछ नए ऑफिसेस खोल रहे हैं ये लोग जोधपुर में ऑफिस खोल रहे हैं, ये लोग भिवाड़ी में खोल रहे हैं। भिवाड़ी आता है अलवर के पास में, वहां खोल रहे हैं। कुछ उनकी बात चल रही है, इसलिए उन्होंने 20 पोस्ट बढ़ा दी है। कितनी पोस्ट कर दी इस बार? 20। सिंपल सी बात ये कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं उसमें, तो आप डेफिनेटली जाना, अगर किसी हिंदी भाषी प्रदेश में जा रहे हो तो, क्योंकि तुम्हारी वकालत का लोहा तो तब माना जाएगा ना जब तुम्हें समझ में आएगा कुछ। तुम लो बैकग्राउंड से हो, एक तुमको आसाम डाल दे, वहां आसामीज चल रही है, महाराष्ट्र में मराठी चल रही है, तो फिर वो केरला में मलयालम चल रही है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस पोस्ट पे फिर मैं क्यों हूँ। इसलिए सर वैकेंसी जितनी भी आती है फॉर्म भरिए, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहना है तो नहीं रहना है, नौकरी लगनी है इस साल लगनी है। जब भी साल शुरू हो, साल खत्म हो, खुद से वादा क्या करो कि इस साल नौकरी लग के ही मानूंगा, वरना मैं नहीं मानता। जॉब लगनी है और जॉब पकड़नी है। सारे फॉर्म्स आए में भरा करो तुम तो, और ये कोई चार्जेस भी नहीं होते इनमें, जैसे प्रिंट निकाल के साइन करके भेजना है, मेल करना है, कुछ नहीं करना होता। तो प्लीज नौकरी लगिए, और समय रहते नौकरी लगिए, समय रहते नौकरी लगिए। तो समय चला गया तो फिर नौकरी लगने का क्या सेंस है? अभी टाइम है, जॉब लगी, और यही टाइम है, इस टाइम ही सब लग रहे हैं, तो हम भी इसी टाइम लगेंगे। तुम मेरे पास आए हो तो मैं सर कोई ना कोई जगह फिट करूंगा तुम्हें। यहाँ नहीं लगोगे, कुछ नहीं होगा जीवन में, तो किसी सीनियर एडवोकेट के पास पकड़वा दूंगा, पर तुम्हें बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। अनएम्प्लॉयड तो मैं किसी हालत में नहीं रहने दूंगा तुम लोगों को, इस बात के लिए अश्योर रहिए। चलिए, क्योंकि मेरा आपसे संबंध सिर्फ फीस तक का नहीं है, ये भी याद रख लेना। पैसा खत्म हो जाता है एक दिन, पर रिलेशन टिकते हैं थ्रू द लॉन्ग टाइम।